हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि हम शॉर्ट नोट्स जो है कराएँगे आपको, तो वो हम आज से शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, ये अपने हाथों से मैंने लिखा है दोस्तों, जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है, सारी इसमें समाहित है और अगर हम इसकी जो है 20 सीरीज़ भी चला दिए ना, तो आपका मोस्टली जो चीज़ें यहीं से कवर हो जाएँगी। आप जब समझ पाएँगे, जब आप देखेंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, एक चीज़ समझिएगा, मैंने इसमें जो सारी चीज़ें समाहित की तो इसमें साइंस की भी चीज़ें आपको मिलेंगी इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक? पॉलिटी भी मिलेगी, ज्योग्राफी भी मिलेगी दोस्तों। तो ये आप समझ के चलिएगा, ये ना सोचिएगा कि इसमें केवल जो है साइंस ही आपको नज़र आ रही है या ज्योग्राफी या पॉलिटी। आप देखेंगे मिक्स आपको नज़र आएगा यानी सारी चीज़ें। वो टॉपिक होंगे जो पेपर में बेहद इम्पोर्टेंट है। आप आज करेंगे तो खुद ही कहेंगे लाजवाब है, इसे कंटिन्यू रखिएगा। मैं जो तरीका बताऊँगा उसे आपको फॉलो करना है। तो आप करिएगा, तो हम ज़्यादा क्या ही बात करें इसके बारे में। जब हम आप कंटेंट देखेंगे उसके बाद फिर बात करेंगे इस पे, ठीक दोस्तों? मैं बताऊँगा, देखिए दोस्तों, अलग-अलग मेहनत करना पड़ा है। 3 बार मैंने इसे लिखा अलग-अलग कॉपी में, क्योंकि जो कॉपी मैं खरीद के लाता उसका पेज पतला छप जाता, दूसरा कल मैंने ये कॉपी खरीद के लाया हूँ मैं, तब जो है आज लिखा हूँ, फिर जो है दोबारा बना रहा हूँ। पीडीएफ 3 बार बना चुका हूँ इसकी, तब ये जाके है। तो हम शुरुआत करते हैं, पहले देखते हैं यहाँ साइंस का हमें मिल गया है, उसमें गैस मिल गए, उनकी विशेषताएँ। देखिए ये सब आता है दोस्तों, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड पूछ लेता है पेपर में, आप देखे भी होंगे, कुमार गौरव सर ही कई बार कराए होंगे ये चीज़। और भी जितनी भी चीज़ें हैं मैं बताऊँगा, सारी चीज़ें पूछ लेता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात को समझिएगा, गैस व उनकी विशेषताओं के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो पहली हमारी गैस दी है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन-सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पता है आपको कि अगर ये हमारे रक्त में मिल जाएगी, तो ऑक्सीजन ले जाने में बाधा पहुँचाएगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये क्या बना लेगी, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी और जब ये बन जाएगी दोस्तों, तो इसमें ऑक्सीजन जो मात्रा हमें चाहिए, जितनी मात्रा ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सीधी-सी बात हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये काम इसीलिए कहते हैं घर में अंगीठी जला के या मतलब कोयला जला के बंद कमरे में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ से कौन-सी गैस निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज़ यहीं पे लिखी हुई है कि रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने से ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बाधित होती है। अगर ये गैस बन गई दोस्तों, ये चीज़ बन गया, तो ये ऑक्सीजन ले जाने में बाधित होगी और उसके पश्चात तत्पश्चात मृत्यु हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अगला है कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O, यानी ये हँसाने वाली गैस है। आप मूवी देखे होंगे, 1-2 मूवी हमने देखा है, उसमें दोस्तों ये रहता है नाइट्रस ऑक्साइड, तो वहाँ मतलब मृत्यु हो जाती है। लोग जाते हैं तो मतलब वहाँ हँसना नहीं चाहिए, लेकिन वो जो विलन को सूँघा देता है, तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएँगी, तो वहाँ हँसने लगते हो। तो वो कौन-सी गैस होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। अगला है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 दोस्तों, तो ये सीधी-सी पता है कि आपको कि हरित गृह प्रभाव के लिए ज़िम्मेदार है दोस्तों। और वायुमंडल में कितने हैं, तो 0.03% जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं? तो ये याद रखेंगे आप कि इतनी गैस जो है मौजूद है कहाँ? वायुमंडल में। अगला दिया मीथेन। मीथेन क्या है? CH4। क्या है? CH4 है दोस्तों। ये किसके लिए है? तो बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक है। देखिए आपसे अगर पूछे एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन बताना है और सीएनजी का पूछे तो क्या बताना है? मीथेन। बहुत बार कन्फ्यूज़ होंगे आप लोग। पेपर में आएगा तो गलत कर देंगे, नोट कर लीजिएगा। एलपीजी और ये सीएनजी, इसका है मीथेन और इसका है ब्यूटेन। अगला दिया रेडॉन। रेडॉन दोस्तों ये एक उत्कृष्ट गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ये देखा जाता है जब भूकंप आता है तो उस समय इसे देखा जाता है, ठीक? देखा क्या जाता है, गैस दिखाई तो देती नहीं दोस्तों, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। उस समय इसका मतलब जो है धरती पर आ जाता है, इसी से मतलब कुत्ते और ये सब जान लेते हैं। अगला है क्लोरीन गैस के बारे में, तो देखिए लिखा है गैस तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए, सही बात है। क्लोरीन गैस यहाँ पे है, ये गैस अलग लिखा है दोस्तों, गलत लिख गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ है क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या है, तो तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए। जैसे आप देखे होंगे, जैसे जो पुल स्विमिंग पूल नहीं बना होता है, उसमें यही गैस यूज़ करते हैं। अगर पानी जो है गंदा हो जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ें जितनी भी थी दोस्तों इसमें, जितनी भी गैस इम्पोर्टेंट थी वो सारी चीज़ें लिखी थी, उनकी विशेषताएँ क्या हैं वो भी लिखी थी। अब हम देखते हैं कार्बन व उसके यौगिक या उसकी विशेषताएँ, कई बार पूछता है। जैसे कार्बन के मुख्य अवयव की बात करें तो हीरा है, ग्रेफाइट है, उसके बाद है बकमिंस्टर फ्लोरीन है दोस्तों। ये याद कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला दिया शुद्ध कार्बन की पतली परत कौन-सी है? तो ग्राफीन है। कौन-सी है? ग्राफीन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूखी बर्फ, कई बार पूछा है, तो ये ठोस CO2 है। क्या है? ठोस CO2 है, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला है कि कार्बन का प्राकृतिक सबसे कठोर अपरूप क्या है? तो अपरूप दोस्तों कौन सा है? तो ये हीरा है। कौन सा है? हीरा है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला है थर्मोडायनेमिकली कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, तो ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट है। दोस्तों ये देखिए मैं अपने हाथों से लिखा हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, मिलेंगी, लेकिन सारी मिक्स मिलेंगी। जैसे मैं बुक करा रहा हूँ तो बुक करा रहा हूँ तो इसलिए करा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वहां से आपको थ्योरी मिल जाएगी, वहां से आपको कॉन्सेप्ट में बता दूंगा तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये आपके शॉर्ट नोट होंगे, एग्जाम के समय यही रिवीजन करना है आपको हमेशा। कई जितना बार पढ़ सके पढ़िए दोस्तों, बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो ये चीज है। अगर हम आगे बात करें वायुमंडल की परतें और उनकी विशेषताएं देखते हैं। देखिए गैसों के बारे में हम देख चुके हैं, अब हम वायुमंडल से रिलेटेड चीजें देखेंगे। जैसे हमारा पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, ठीक, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर यानी मध्य मंडल आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आएगा हमारा आयन मंडल आएगा, आयनोस्फेयर, फिर बहिर्मंडल आएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों देखिए ये हमारा क्रम है, ऐसे याद करना जैसे मैंने पढ़ा है अभी कि पहले देखिए यहाँ क्षोभ मंडल होगा, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ठीक, तो ये क्रम होगा, जैसे इस तरह बना रहता है ना, इस तरह होगा ये वाला क्रम। तो ये इस तरह याद रखिएगा आप। देखिए अब इसमें क्या होता है, क्षोभ मंडल में क्या होता है, जितनी भी हमारी जलवायु या मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो सब कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में। और देखिए समताप मंडल में क्या होता है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है, पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। और विमान की उड़ने के लिए आदर्श स्थिति यही है, क्यों, क्योंकि इसमें बादल नहीं रहते दोस्तों। आप देखे होंगे कभी भी वायुयान में जो बैठा होगा, आप देखिए बहुत सारे लोग स्टेटस लगाए होंगे या आपने शॉर्ट में देखा होगा कि बादल नीचे रहते हैं, नीचे मतलब तैरते रहते हैं, वायुमंडल ऊपर उड़ा करता है। तो क्यों, क्योंकि बादल है क्षोभ मंडल में। सोचिएगा बादल है क्षोभ मंडल में, अगर वायुयान भी इसमें उड़ेगा तो टकरा नहीं जाएगा दोस्तों, टकरा जाएगा। तो इसलिए समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं तो उनके लिए आदर्श स्थिति है, यानी वो सुरक्षित भी है दोस्तों। वहां पे कोई बादल टकराने का कोई डर नहीं उनको, समझे कि नहीं, तो ये चीज है। अगला आता है मध्य मंडल। इसमें क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति होती है इसमें दोस्तों। इसमें क्या होता है, उल्का पिंड, टूटते तारे इसी परत में पाए जाते हैं। देखिए मैं बताऊं, उल्का, अगर मतलब देखिए, अगर ये उल्का पिंड और उल्का में अंतर क्या है, उल्का और उल्का पिंड में दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, तो दोनों में छोटा सा अंतर ये है कि अगर मतलब जैसे आप देखे होंगे तारे जो टूटते हैं दोस्तों, टूटते तारे या मतलब जो भी है, वो उल्का पिंड अगर टूट रहा है तो हमारे वायुमंडल में अगर आया तो घर्षण के कारण क्या होता है, जल जाता है। इसमें जलता है, किसमें, मध्य मंडल में जल जाता है दोस्तों। अगर ये यहाँ नहीं जला, समझिएगा बात को, और ये यहाँ नहीं पूरा जल गया, अगर ये पूरा जल गया उल्का पिंड, ठीक, मतलब जल गया, पृथ्वी पर नहीं पहुंचा, तो इसे कहते हैं उल्का। क्या कहते हैं, उल्का। अगर ये पृथ्वी पर गिर गया दोस्तों तो इसे कहते हैं उल्का पिंड, समझे कि नहीं, पूरा नहीं जला वो पृथ्वी पर गिर गया तो इसे कहते हैं उल्का पिंड। तो ये चीज समझिएगा, तो उल्का पिंड जो होते हैं या टूटते तारे इसी परत में होते हैं, किसमें, मध्य मंडल में। देखिए सबकी एक एक देख लीजिए, एक एक विशेषता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम आयन मंडल की बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग परावर्तित होती है। देखिए आयन मंडल में क्या है, जो हमारा जो है सैटेलाइट मान लीजिए लॉन्च है, ठीक, अब हम जैसे सिग्नल देंगे तो ये टकरा के यहाँ से वापस आ जाएगा, कहाँ, आयन मंडल से ही वापस आ जाएगा, समझा कि नहीं, तभी हमें सारी चीजें दिखाई देती हैं। अगला है कि बहिर्मंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल की कमी के कारण बहुत कम गैस उपस्थित होते हैं। मतलब देखिए ये वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है बहिर्मंडल। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल की कमी के कारण बहुत कम गैस यहाँ पे है। सीधी सी बात है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो गैस कहाँ होंगी, तो ये चीज है। आप बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं दोस्तों। कहीं भी आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी हो तो कमेंट आप कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक। बाकी इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। अब देखते हैं वैदिक कालीन प्रशासन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है, चांस रहते हैं हमेशा। लिखा है कुलपति। कुलपति कौन होता है, तो परिवार का मुखिया होता है दोस्तों, कुल का मुखिया यानी परिवार का मुखिया। ग्रामणी होता है ग्राम का मुखिया। क्या होता है, ग्राम का मुखिया। स्पास, स्पास क्या होता है दोस्तों, तो ये जासूस होता है, यह संदेशवाहक। देखिए मैंने इसे कैसे याद किया है, तो स्पास यानी प्यास, स्पास यानी प्यास, इस तरह याद कर लिए। अब जब प्यास लगेगी हम जूस पियेंगे, क्या, जूस यानी जासूस, जूस यानी जासूस, तो ये याद रखेंगे। संदेशवाहक याद कर लीजिएगा, अगर ऑप्शन में नहीं है जासूस तो लगा सकते हैं, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसका होता है पालागल होता है। क्या होता है, पालागल होता है संदेशवाहक। अभी हम दिखाएंगे आपको, ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ पालागल, देखिए ये देखिए पालागल संदेशवाहक, ठीक। तक्षण क्या होता है, बढ़ई होता है, ये हम देख रहे हैं तो ऊपर से ही देखते हैं। देखिए ब्राजपत कहते हैं या वज्रपत जो भी हो, ब्राजपत लेकिन ज्यादा आपको नजर आएगा, ब्राजपति, ठीक। ब्रजपति या ब्राजपत कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है। तो ये चारागाहों का अधिकारी होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। अगला होता है भागुदह,
ये कौन होता है, तो ये होते हैं राजस्व संग्राहक। कौन होते हैं, राजस्व संग्राहक होते हैं। जीवग्रह होते हैं पुलिस अधिकारी। कौन होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं। अगला दिया है अक्षवपा, ये कौन होते हैं, तो लेखपाल होते हैं। कौन होते हैं, लेखपाल। अगला है अथापति, ये कौन होते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगला है कि संग्रहेत्री, ये कोषाध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं, कोषाध्यक्ष। अगला है तक्षण, तक्षण कौन होते हैं, तो बढ़ई होते हैं। कौन, बढ़ई। अभी देखे हैं पालागल या पलागल, ये कौन होते हैं, संदेशवाहक होते हैं। अगला है गोविंद काटना, ये क्या होते हैं, वनों व खेलों के वाहक होते हैं। ठीक, वनों और खेलों के रक्षक, सॉरी वाहक नहीं रक्षक होते हैं। समझे कि नहीं। तो ये इतनी चीजें मौर्य मतलब वैदिक कालीन प्रशासन था। अब देखिए जितने प्रशासन इंपॉर्टेंट, जैसे सल्तनत कालीन प्रशासन वो आपको नजर आएंगे, सारी चीजें मैं करा दूंगा। ठीक, मौर्य कालीन आएंगे तो वो भी करा दूंगा। तो इस तरह जो इंपॉर्टेंट होगी चीजें मैं सारी कराऊंगा, बस थोड़ा धैर्य बनाना पड़ेगा आपको और चीजें को अच्छे से चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, और बहुत बड़ी वीडियो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी वीडियो होगी, लेकिन जितनी बड़ी होगी ये समझ लीजिए कि उतनी कारगर होगी ये। अगला दिया विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं व उनकी स्थिति। अगर हम बात करें रॉकीज पर्वत श्रेणी, तो ये कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में है, आप सुने भी होंगे। अपलेशियन पर्वत ये कहाँ है, तो ये भी उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका बनाए दोस्तों, तो देखिए इस तरह अगर हम बना लें, मान लीजिए थोड़ा इस तरह बना ले, तो अपलेशियन यहाँ पड़ जाएगा। क्या पड़ेगा, अपलेशियन यहाँ पड़ेगा, और रॉकी वाला ये वाला क्षेत्र हो जाएगा रॉकी। समझे कि नहीं, ये रॉकी हो जाएगा, ये अपलेशियन हो जाएगा। अल्प्स पर्वत कहाँ है, तो यूरोप में पड़ता है। अल्ताई कहाँ है, तो मध्य एशिया में पड़ जाएगा अल्ताई पर्वत। अगर हम आगे बात करें एटलस पर्वत दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में एटलस पर्वत पड़ता है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका। काकेशस कहाँ पड़ता है दोस्तों, काकेशस जो पड़ता है वो यूरोप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है, आप सुने भी होंगे काकेशस पर्वत। अगला दिया ड्रैकेंसबर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका का पर्वत है। देखिए अगर हम अफ्रीका बनाए थोड़ा सा ऐसे समझाने के लिए, मान लीजिए ये अफ्रीका है, तो यहाँ जो है ना ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, यहाँ पे है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ठीक, देखिए मैं मैप से जितना हो सकेगा बता दूंगा, जिससे आपके माइंड में बना रहे कि हाँ यहाँ पे है कुछ। ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है जो कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। समझ में कि नहीं। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए जितनी चीजें हैं ना, एक भी ऐसी चीज नहीं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको समझना होगा। देखिए संविधान सभा की समितियां, क्वेश्चन आता ही रहता है, हमेशा पूछता है। देखिए संघ व राज्यों के समिति, राज्यों के लिए समिति किस कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू है इसके अध्यक्ष दोस्तों। समिति के अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। देखिए संघ यानी केंद्र, केंद्र में उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो संघ व राज्य किसके पास हो जाए, इनके पास। प्रांत कहीं आपको नजर आए, तो प्रांत के बारे में अगर नजर आए तो तुरंत सरदार वल्लभ भाई पटेल मारो। ठीक, मतलब ऑप्शन लगाना हमें किसका है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का लगाना है, प्रांतीय। तो प्रांतीय संविधान सभा समिति ये हो जाएंगे। प्रारूप के हमें पता है, ड्राफ्टिंग कमेटी ये कौन है, बाबा साहब हो जाएंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भी कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। मौलिक अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद अल्पसंख्यक समिति, तो यही हो जाएंगे अल्पसंख्यक। मौलिक अधिकार में ही तो अल्पसंख्यक दिया हुआ है दोस्तों, अल्पसंख्यकों के बारे में कहा है, मौलिक अधिकार में है, आर्टिकल 29-30 दिया हुआ है कि नहीं। तो उस तरह हम याद कर सकते हैं कि मौलिक अधिकार हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। देखिए अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार, प्रांत, तो ये तीन किसके पास हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जहां नजर आए मारिए, और मतलब मारिए का मतलब है ऑप्शन में लगाना है हमें। ठीक, उसके बाद संघ व राज्यों के अगर पूछे तो हमें जवाहरलाल नेहरू जी को लगाना है। अगर संचालन समिति है तो संचालन कौन करेगा, सीधी सी बात है जो अध्यक्ष होंगे संविधान सभा के। तो पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार उप समिति, देखिए ये समिति है, बस यही समझाना था मुझे। ये समिति है वो, ये उप समिति, तो जब उप समिति आए ना तो जेबी कृपलानी लगाना है। और जब देखिए अल्पसंख्यक यहाँ देखिए ये दोनों, तो उप समिति नहीं है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लगे, लेकिन उप समिति अगर लग जाए तो एस.सी. मुखर्जी लग जाए। समझ आएगा नहीं। तो ये मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति जो है एच.सी. मुखर्जी। समझ में आया कि नहीं दोस्तों। तो ये चीज समझ में आना भी चाहिए आपको, और आ भी गया होगा। आया कि नहीं, आप बताएंगे दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं संविधान के संघीय लक्षण, एकात्मक लक्षण। दो लक्षण है संविधान के। तो संघीय लक्षण का मतलब है कि जो है सारी चीजें वो अपने पास नहीं रखा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं दोस्तों। जैसे केंद्र राज्य भी होगा हमारे यहाँ, राज्य जैसे टैक्स आया तो राज्य को भी मिलेगा, केंद्र को भी मिलेगा ना। तो ये सारे, जैसे देखिए शक्तियों का विभाजन दोस्तों, शक्तियों का विभाजन हुआ कि नहीं, जैसे केंद्र है, राज्य है, फिर नगर पालिका, फिर नीचे जाएंगे पंचायत, सब पंचायत हो जाए, ग्राम पंचायत की बात होगी। तो हमारे यहाँ क्या है, विभाजन भी तो है शक्तियों का। ऐसा तो है नहीं कि केंद्र के पास केवल सारी शक्तियां हैं,
या राज्यों के पास सारी शक्तियाँ, नहीं दोस्तों, ऊपर से विभाजन भी है, केंद्र के पास भी है, राज्य के पास भी है, यूटी के पास भी है। अगर हम बात करें तो हमारी ये ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर पंचायत, इनके पास भी है ना। तो ये चीज़ है कि शक्तियों का हमारे यहाँ विभाजन है। ये किसका लक्षण है? तो संघीय लक्षण है। लिखित संविधान है दोस्तों हमारे यहाँ, क्या है? लिखित संविधान। हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, समझा कि नहीं? तो ये चीज़ है। संविधान की सर्वोच्चता व कठोरता भी है, तो ये संघीय लक्षण। ऐसा नहीं कि केंद्र जब चाहे जो भी बदल सकता है, नहीं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों में राज्य को शामिल का होना पड़ेगा, राज्य शामिल भी होगा, समझा कि नहीं? आगे अगर हम बात करें तो स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे यहाँ, ऐसा है नहीं कि केवल जो है जो केंद्र कहे वही न्यायपालिका निर्णय दे, नहीं दोस्तों, हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो ये सब किसका लक्षण है? ये संघीय लक्षण है, समझा कि नहीं? एग्जाम वो पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय लक्षण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एकात्मक लक्षण नहीं है। तो इस तरह हमें जब पता होगा तभी हम कर पाएंगे, ठीक। उसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था हमारे यहाँ है, सीधी सी बात है, वही शक्तियों का विभाजन होगा तो सदन भी तो द्विसदनीय होगा ना। जैसे लोकसभा राज्यसभा है, वैसे विधानसभा विधान परिषद हो जाएगा वहाँ पे ना। तो ये चीज है। अब हम देखते हैं संविधान के एकात्मक, जैसे एकल नागरिकता दोस्तों, केवल केंद्र की नागरिकता हमारे पास, यानी भारत की है, हम यूपी के निवासी हैं कह सकते हैं, लेकिन नागरिक कहाँ के हैं? भारत के हैं। संविधान का लचीलापन है दोस्तों, यानी जब चाहे केंद्र तब बदल भी सकता है, संविधान में कुछ ना कुछ संशोधन कर सकता है दोस्तों, समझा कि नहीं? एकीकृत न्यायपालिका है दोस्तों, मतलब एकीकृत है यानी स्ट्रक्चर वे में है, जैसे ये है, मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट, फिर जो है उच्च न्यायालय, फिर जो है नीचे, तो एकीकृत है पूरा। अगर हम आगे बात करें, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? केंद्र के द्वारा होती है दोस्तों। अभी हम आगे बताएंगे आपको कि अगर जो राज्य का संविधानिक जो तंत्र अगर विफल हो जाता है तो क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है, लगता है कि नहीं? तो वो बताता कौन है? वो राज्यपाल ही बताता सॉरी दोस्तों, वो कौन बताता है? तो वो राज्यपाल ही बताएगा, समझ में कि नहीं? तो ये चीज है। तो केंद्र के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं और आपातकालीन प्रावधान है। तो ये इतनी चीजें एकात्मक का लक्षण है और ये संघीय लक्षण है। अगर समझ में आया तो ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम होगा, जिसे पीसीएस वगैरह में तब नजर आएगा। अब देख ले हैं भारतीय संविधान में आपात उपबंध की बात करते हैं। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में लिए गए हैं। ये मतलब इसमें अगर हम बात करें तो भाग 18 में अनुच्छेद 52 से 60 तक दिया हुआ है, इसका वर्णन किया गया है। ये 3 भागों में बाँटा गया है इसे, आपातकाल को। 52, 56 और 60, यानी 4-4 का अंतर है दोनों में। पहले में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरे में क्या है? 56 में, यानी 356 में क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो ये दिया है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। जो भी मैं बता रहा था, राष्ट्रपति शासन तब लगेगा और ये बताएगा कौन? तो राज्यपाल बता देगा, ठीक। अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो ये देखिए, आर्टिकल जो है 360 तो वित्तीय आपातकाल हो जाएगा, आज तक नहीं लगा हमारे यहाँ, समझे कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे लिखा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। इंदिरा गांधी ने इसी के आधार पे लगाया था आपातकाल, तो इसे हटा दिया गया। मोरारजी देसाई जब आए तो उन्होंने क्या कहा? सशस्त्र विद्रोह शब्द दिया, कहा इसके आधार पे जो है लगेगा क्या चीज? तो आपातकाल लग सकता है, समझ आए कि नहीं? आगे बढ़ जाए। अब देखते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए, वूलर झील जम्मू कश्मीर में है। मैंने देखिए कम्युनिटी पोस्ट में जाके गोखुर झील का उदाहरण, ये तो पता है सबको कि जम्मू कश्मीर में वूलर झील, लेकिन उदाहरण किसका है? तो गोखुर झील का है, समझे कि नहीं? लोकटक झील मणिपुर का है, इस पर तैरता हुआ केबुल लाम झाओ है। आपको कुछ ना कुछ चीजें नई तो मिलेंगी पक्का, अभी देखना। चिल्का झील उड़ीसा में है, खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कहाँ है? उड़ीसा। कौन सी झील है? तो चिल्का। कोलेरू झील कहाँ दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के मध्य स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ ले, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किसके मतलब किसके मध्य स्थित है? तो गोदावरी महानदी डेल्टा, या मतलब गोदावरी कृष्णा डेल्टा, या कावेरी डेल्टा। तो इस तरह कंफ्यूज हो सकते हैं। कोलेरू तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ये पता है सबसे अच्छी बात, लेकिन ये भी पता हो जाए तो मोस्ट अच्छी, मतलब बहुत अच्छी बात, समझे कि नहीं? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य। अगला है पुलिकट झील दोस्तों। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील, देखिए मान लीजिए ये यहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश की अगर सीमा है तो ये उसकी है, मतलब ये तमिलनाडु की है, तो यहाँ पे स्थित है पुलिकट झील, ठीक। कोलेरू यहीं पे हो जाएगी। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है दोस्तों। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है। और झीलें कराऊंगा अभी मैप के थ्रू, टेंशन ना लीजिए, आगे सारी चीजें दी हुई हैं। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना में, ये ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित झील है दोस्तों। अगला दिया है रेणुका झील। रेणुका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। रूपकुंड झील कहाँ दोस्तों? तो उत्तराखंड में ताजे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो रूपकुंड झील है। अब देख लेते हैं झील थोड़ा मैप के थ्रू। देखिए यहाँ मैप मैंने बनाया अपने हाथों से, जो भी बना दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, उसे
हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस। देखिए जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ 3 झीलें याद करनी है हमें, कौन-कौन सी? उलर झील अभी मैंने बताया, डल झील एक याद कर लीजिए, एक मानस बल याद कर लीजिए, कौन-सी? मानस बल और एक डल, एक उलर, ठीक दोस्तों? मन होगा बना लीजिएगा। देखिए हरियाणा में है बडखल, कौन है? बडखल झील है। उत्तराखंड में कौन सी है? रूपकुंड है। यूपी में फुलहर है दोस्तों। असम में कौन-कौन सी झील है? तो चंदुबी है, चपनाला है, हॉफलॉन्ग है। अरुणाचल प्रदेश में सला झील है, कौन सी है? सला। मणिपुर में दोस्तों लोकटक झील है, कौन सी है? लोकटक है। इसी में केबुल लामझाओ नेशनल पार्क है, कई बार एग्जाम में आया, आप देखे भी होंगे। उड़ीसा में चिल्का झील है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है दोस्तों। यहाँ देखिए हैदराबाद पड़ता है, यहाँ हुसैन सागर है और उस्मान सागर है, हुसैन सागर, उस्मान सागर। यूपी की फुलहर जानते ही हैं। राजस्थान की देखते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में आज यही डाला हूँ, नक्की झील देखे होंगे, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। नक्की झील, राजसमंद है, डिडवाना है, पुष्कर है, उदय सागर। तो ये 5 झीलें राजस्थान की याद कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं केरल की ओर। केरल में कौन-कौन सी झील है दोस्तों? पेरियार झील है, वेम्बनाड झील है, संथमकोटा झील है, अष्टमुडी है। तो पेरियार, वेम्बनाड, अष्टमुडी याद रखेंगे, याद रखना ही चाहिए। पुलिकट झील अगर हम बात करें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और देखिए चेम्बरम बक्कम झील कहाँ है? तो चेन्नई में है। और उसके बाद काला नीली झील कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, ठीक। तो ये इतनी चीजें हैं दोस्तों। देखिए मैं थोड़ा जूम कर दूं, मतलब अब देखिए ये यहाँ पे झीलों के बारे में कुछ दे दिया, यहाँ मैक्सिमम झीलें आपको बता दी, कुछ झीलें बच गई वो हम आगे देख लेंगे, समझे कि नहीं? तो इतनी चीजें हमने आज देखी हैं दोस्तों। देखिए आज हमारा पहला दिन था, यानी कुछ चीजें आपको कम समझ में आएंगी, लेकिन एक कल से जो है दोस्तों और भी चीजें इसमें मैं ऐड कर लूंगा, ठीक। यानी देखिए दोस्तों आप खुद ही सोचिएगा, जितनी चीजें मैंने कराई कितने मिनट में कराई होंगी? 15 मिनट बहुत ज्यादा है दोस्तों। देख लेते हैं कितने मिनट हुआ, 20 मिनट में करा है, ठीक। इतनी चीजें 20 मिनट में कराई दोस्तों। इतनी चीजें आपको 1 घंटे में भी नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी, यकीन मानिए मेरा। और इस तरह का कंटेंट हो भी, तो थोड़ा मतलब धैर्य बनाए रखिए, चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए। मैं सारी चीज़ें आपको दूँगा, प्रोवाइड कराऊँगा। बस आप पढ़ते रहिए मन लगा के, बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। और भी चीज़ें आपको मिलेंगी। आज से पीसीएस का मॉक भी शुरू कर रहा हूँ, तो एक सेट पीसीएस भी कराऊँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।